हेलो फ्रेंड्स। आज से हम महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस बुक से इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हमने करा रखा है। साथ ही भारत का भूगोल भी हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर आप देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम विश्व के भूगोल से ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिग बैंग थ्योरी या फिर बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव का व्याख्या करता है? ठीक है, किसके उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, महासागर या ब्रह्मांड? सही आंसर है ब्रह्मांड। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड। ठीक है, ये ब्रह्मांड का उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है। कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल थ्योरी या फिर कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किए थे एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जब भी बात किया जाए ब्लैक होल थ्योरी की, तो ध्यान रखिएगा इस सिद्धांत को देने वाले भारतीय थे एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, सुपरनोवा है क्या है? एक गरिका है, एक ब्लैक होल है या फिर एक पुच्छल तारा है या फिर एक मृतप्राय तारा है? तो ध्यान रखिएगा, यह एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? सवाल है, निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बी, ब्रिटल स्टार देखेंगे कि अंतरिक्ष में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार मेंटल के नीचे क्रोड यानी कि कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ठीक है, सिंपल सा सवाल ये है कि जो कोर कहेंगे या फिर क्रोड कहें, ये किससे बना है ये आपको बताना है यहाँ पे। क्या एल्युमिनियम से बना है, क्या क्रोमियम से बना है, क्या लौह से बना हुआ है या फिर सिलिकॉन से बना हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, क्रोड जो है वो निफे से मिलकर बना हुआ है। किससे? निफे से। निफे का अर्थ होता है Ni फॉर निकल और Fe फॉर फेरस, मतलब आयरन। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लौह से। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर? सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कब? भूमध्य रेखा पर। तब क्या होता है? रात दिन की अवधि बराबर होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर तो कभी सीधी रेखा पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रखना है कि ये नक्षत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नक्षत्र कहलाता है, ध्यान रखेंगे। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस जो मॉडल आते हैं वो आते हैं ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सवाल है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? न्यूटन ने,
या फिर डाल्टन ने, या फिर कॉपरनिकस ने, फिर आइंस्टीन ने। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉपरनिकस। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, तो ये बात सही है, ठीक है, ये सही लग रहा है। बी में क्या दिया है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ऐसा नहीं है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, ये भी गलत है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है, तो ये भी गलत है। तो जो यहाँ पे कथन सही दिख रहा है वो सिर्फ दिख रहा है पहला नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में यहाँ पे जो कथन दिए गए वो सिर्फ ये सही है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। तो हमने बताया था, कई बार मैं इसका ट्रिक भी बता चुका हूँ। मंगल के बाद बुध को छोड़िए, बृहस्पति को लीजिए, ठीक है, ये बृहस्पति हो जाएगा। फिर बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़िए, शनि को लीजिए, ठीक है, और फिर अरुण वरुण। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में कौन से दिखेंगे। यहाँ पे पृथ्वी तो नहीं आ रहा है, शनि आ रहा है लेकिन पृथ्वी नहीं आएगा, बृहस्पति और शनि ये आ जाएगा, शनि वरुण नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। हमने बताया था कि मान लेते हैं अगर ये सूर्य है तो सूर्य के बाद शुरू कीजिए बुध से, बुध के बाद शुक्र को छोड़, बृहस्पति को छोड़िए, शुक्र को लीजिए, फिर पृथ्वी को लीजिए, फिर मंगल से स्टार्ट कीजिए और मंगल को फिर के बाद बुध को छोड़िए, बृहस्पति को लीजिए, फिर शुक्र को छोड़िए, शनि को लीजिए और फिर अरुण वरुण को ले लीजिए। इस तरीके से मैंने क्रम कई बार मैंने बता रखा है कई वीडियो में, जब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जहाँ पे करवा रहे थे बिहार बीपीएससी में, तो वहाँ भी मैंने कई बार इसको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें जो विद्वान होती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्वान होती है। कहाँ पे, यूरेनस में, नेपच्यून और प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून पर, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र पर, मंगल तथा शुक्र पर। तो बताना है आपको हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्वान होती हैं, कहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी गैसें हैं और ये गैसें जो है वो गैसीय ग्रह में देखने को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि शुरुआत का जो 4 ग्रह है वो आपका ये ठोस ग्रह है, ठीक है, चट्टान वाला ग्रह है, चट्टानों से मिलकर बने हैं, जबकि बाकी के 4 जो ग्रह हैं वो हैं आपका गैसीय ग्रह हैं। तो देखेंगे कि यहाँ बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो चारों ग्रह हैं ये यहाँ पे गैसीय ग्रह है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन की प्रमुख गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 15 का बी, बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे इधर वाले जो ग्रह हैं चट्टानी ग्रह हैं, जबकि इधर वाले जो 4 ग्रह हैं वो आपका गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। और ये गैसी देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन सब क्या है, गैसी तो है। नेक्स्ट है, आपका 16 नंबर। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा इधर शनि ग्रह, ठीक है। 4th नंबर के साथ चले जाएंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है, तो हम लोग चले जाएंगे 3 के साथ। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, बुध के बाद बृहस्पति नहीं लेंगे, शुक्र को लेंगे, यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। तो मिला लीजिए, A का 4 किधर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इस बात पे देखिए कि B का 3 कहाँ है, तो B का 3 दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूरज और चंद्रमा के बीच आती हैं, चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं अगर ये सन है, ये क्या है हमारा सन है, और ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब चाँद आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है, तो हमें सूर्य जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमें ये जो
हमारा जो क्या है, ये जो सूर्य है ये दिखता नहीं है, ठीक है, ये छाया बनने लगता है यहाँ पे, क्योंकि बीच में क्या आ चुका है, चांद आ चुका है, तो हमें पृथ्वी पर से हमें सूरज हमें दिखेगा नहीं, तो क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, या कहें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं आप क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी है ना, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक इसे उल्टा करके हम बात करें, अगर यही चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये सूर्य है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अभी भी मान लेते हैं सन ही है। अब ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, ये घूमते घूमते मान लेते हैं कब की बार यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जा चुका है, अब यहाँ पे आ चुका है मून। अब यहाँ पे देखिए कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे तो पड़ेगा नहीं, मून पर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, छाया पर बनेगा। जब छाया बनेगा तो इसका मतलब है कि मून हमें क्या दिखेगा, छाया में दिखेगा। तो जब छाया में दिखेगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण लग चुका है, क्योंकि चांद पर अब सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं रहा है। बीच में कौन आ चुका है, अर्थ आ चुका है, पृथ्वी आ चुका है। तब हम कह सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इधर सूची दिया हुआ है और इधर सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है किसको क्या कहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ ग्रह, तो ये ग्रह क्या है, एक शुक्र ग्रह दिख रहा है, शुक्र ग्रह है ना, ठीक है। इस बार हम बात करें यहाँ पे उपग्रह, तो टाइटन एक उपग्रह है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि टाइटन किसका उपग्रह है। इस बात हम बात करें पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा क्या है कि ये हाईली जो है एक पुच्छल तारा है, जबकि मेराइनर जो है ये कृत्रिम उपग्रह है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ये प्रकाशीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशमान होते हैं फिर होते हुए भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, ये बताइए मुझे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ग्रह हैं वो अप्रकाशमान होते हैं, ठीक है, ये अप्रकाशमान होते हैं और ये होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है, या प्रकाशमान होते हुए भी ये चमकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रह जो होता है अप्रकाशमान होता है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश होता नहीं है, फिर ये चमकते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से चमकते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे शुक्र ग्रह देखते होंगे कि चमकता है ना, अपना प्रकाश तो है नहीं इसके पास लेकिन फिर चमक रहा होता है, तो कह सकते हैं कि ये प्रकाशमान होते हैं फिर ये चमकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूरज से निकटतम दूरी पर होती है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती हैं, कब होती हैं, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को या फिर 21 सितंबर को। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 जनवरी को देखेंगे सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से किसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होगा सही आंसर वो होगा आपका बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के इधर जो सूर्य के करीब में है वो उन दोनों ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी के पहले कौन कौन सा है, बुध ग्रह और एक शुक्र ग्रह देखने को मिलेगा ना, ये शुक्र और ये बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बस इतनी ही याद रखना है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो भी ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी से लेकर के बाकी जितने भी हैं सबके उपग्रह हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चले जाएंगे, डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, गाय, सीता, हरमीज या ग्रीन प्लैनेट। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है आपका ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी पर बताना है सिंपल सा कि सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भूपर्पटी के बारे में बात किया जाए तो आप आंसर दीजिएगा ऑक्सीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन दीजिएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है।
तत्व के बारे में बात किया, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक तत्व के बारे में जब कहा जाए तो ऑक्सीजन आपको जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, जिसको ध्रुवीय दूरी कहेंगे, सदैव झुकी होती हैं। तो कितना झुकी होती है ये आपको बताना है, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग को पता है कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 27 डिग्री पर ये झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 23.1 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 24.5 दे दिया है, 27 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आसान सा सवाल था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सवाल है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? सवाल है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष से बात किया जा रहा है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष का कौन सा शब्दावली है जिसका संबंध नहीं है? यह है टेलीमेट्री, भारहीनता, बाइट या फिर सिस लूनर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बाइट। बाइट यहाँ पे अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? मौसम परिवर्तन क्यों होता है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपनी धुरी का चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो खैर नहीं होगा, आप लोग या सी या तो डी पे जा सकते हैं, ठीक है। अब डी और सी और डी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और साथ में वह अपने अक्ष पर झुका होना। फिर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों होगा सी? क्योंकि सिर्फ अपने अक्ष पर अगर ये घूमेगा तो उससे क्या होगा, दिन और रात होगा, ठीक है। लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो हम जानते हैं कि परिक्रमण से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी का सूर्य जब चक्कर लगा रहा होता है तो दिन अवधि या मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा 22 अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक होता है, तो ध्यान रखिएगा तारे का जो सूचक होता है वह होता है उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? सवाल है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन है वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ क्षत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति या फिर ओजोन की उपस्थिति। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। बर्फ क्षत्रकों और हिम क्षितिज जल की उपस्थिति, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन से ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये है बृहस्पति। नेक्स्ट है बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्वहीन या फिर बहुत घना एवं अपारदर्शक या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा सिलिकेटों का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। ध्यान दीजिएगा अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो ध्यान दीजिएगा वर्ष 1969 में पहला कदम मानव ने रखा था चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में लगाना है आपको, ठीक है, कि कौन सा क्रम सही है। तो आसान सा मैंने बताया था, इसका रूल नियम क्या था, एक एक करके छोड़ना था, गैप लेना था। तो यहाँ पे देखेंगे बुध के बाद बृहस्पति छोड़ देंगे, शुक्र लेंगे, ठीक है। शुक्र के बाद फिर पृथ्वी से शुरू करेंगे, पृथ्वी के बाद फिर मंगल आएगा, जी बिल्कुल यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। फिर है बुध के बाद आएगा बृहस्पति के बाद शुक्र आएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे बुध के बाद होता है बृहस्पति नहीं शुक्र होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर बुध के बाद यहाँ पे फिर देखेंगे बुध के बाद होना चाहिए बृहस्पति नहीं शुक्र होना चाहिए, तो फिर यहाँ मंगल दिया हुआ है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नियम याद है ना, क्या बताया था, सबसे पहला बुध ग्रह, ठीक है, बुध लीजिए और बुध को फिर छोड़ दीजिए, बुध के बाद अगला, बुध के बाद बृहस्पति छोड़िए, शुक्र लीजिए, ठीक है। इस बार फिर पृथ्वी लीजिए, फिर मंगल से सिर्फ स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मंगल के बाद फिर बुध को छोड़ना है, शुक्र को मंगल बुध के बाद बृहस्पति लेना है, मंगल बुध बृहस्पति, तो बुध को छोड़ करके बृहस्पति लेना है, ठीक है। फिर बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ना है, शनि लेना है, ठीक है। और फिर अरुण वरुण लेना है, अरुण और वरुण, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ध्यान दे रखिएगा कि किसी स्थान का जो मानक रेखा तय होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना क्रीट या प्रकाश मंडल या वर्णमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोरोना है क्रीट है ये दिखाई देता है उस समय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्रीट है जो है वो दिखाई पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 38 नंबर, चंद्र ग्रहण कब होता है। बता चुके हैं अभी, कॉन्सेप्ट याद कीजिए, क्या हमने कहा था, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पर छाया बनेगा। अगर छाया कब बनेगा, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा, राइट। तो देखिए ढूंढिए आंसर कहाँ है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है, नहीं ये तो सूर्य ग्रहण लगता है ना, याद है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाता है, बिल्कुल सही। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। जब पृथ्वी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा, पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर सूरज के प्रकाश पड़ने की वजह से देखेंगे कि छाया बनेगा किस पर, चंद्रमा पे, तो चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में, याद है ना। मुझे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा मान लीजिए कि अर्थ है, और ये हमारे इधर चंद्रमा है, ठीक है, ये हमारा मून है। तो जब ये सन और ये मून, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, इसका छाया बनेगा इस पर, मून पर, तो ये बनेगा चंद्र ग्रहण। यही जब घूमते घूमते मान लेते हैं यहाँ पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, तो अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा, चंद्रमा पर, जिससे छाया बनेगा किस पर, पृथ्वी पर। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सूर्य ग्रहण लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे बताना है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड जो पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हेल-बॉप किसका नाम है, पुच्छल तारा, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा पुच्छल तारा, ठीक है। हेल-बॉप क्या है, एक ये पुच्छल तारा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूरज, प्लूटो और सूर्य। तो ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? तो याद रखिएगा कि ग्रहों का जो नियम है, ग्रहों का जो गति का जो नियम है वो दिए थे आपका यहाँ पे केपलर साहब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या बताया था कि पृथ्वी और बाकी और भी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात कोपरनिकस ने कहा था। जबकि केपलर ने कहा था कि ग्रहों की गति का जो नियम है वो उन्होंने ही दिया था, केपलर साहब ने। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसका भार घट जाता है या फिर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका भार क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, वेट उसका जो होता है, भार जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल या श्याम विवर। ब्लैक होल या श्याम विवर होता है, क्या होता है? सूर्य पर एक धब्बा है, हवाई जहाज़ की उड़ान का अभिलेख है या फिर अंटार्कटिका की एक जगह है या फिर सिमटा गया तारा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है, कौन सा है? क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी है या अल्फा सेंचुरी है या फिर साइरस या डॉग स्टार है या फिर ध्रुव तारा है? यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइरस। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइरस इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर इसी को डॉग स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 MCQ जो इसमें हमने सॉल्व किया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया मेरा चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यूँ मेहनत करते रहिए, सक्सेस की बुलंदियों तक पहुँचिए, ये मेरी ऐसी दुआएँ हैं। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।